हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री के बेसिक केमिस्ट्री के सेकेंड क्लास में। इससे पहले मैंने पदार्थ की अवस्थाओं से रिलेटेड, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की परिभाषा, केमिस्ट्री के जनक, केमिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट्स जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और साथ ही विसरण को बता दिया था और विसरण से जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं परीक्षा में उन सबको बता दिया है। ठीक है, तो आज मैं जो अगला वीडियो है ये पार्ट 2 है संपूर्ण केमिस्ट्री में। दूसरा वीडियो होगा वाष्पन को पहले समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वाष्पन को। देखिए वाष्पन क्या है कि कमरे के ताप पर, पहले समझ लीजिए कमरे का ताप क्या होता है। देखिए बाहर का तापमान जो है मतलब कि कम या ज्यादा होता रहता है। बाहर का तापमान कम या ज्यादा होता रहता है, ठीक है, लेकिन कमरे के भीतर जो तापमान होता है वो लगभग नियत रहता है। ठीक है, और वो रहता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कमरे का तापमान पूछे, कमरे का तापमान कितना होता है तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा इस बात को। तो कमरे के ताप पर मतलब कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर या क्वथनांक से कम ताप पर कोई द्रव, क्वथनांक से कम ताप पर कोई द्रव अगर वाष्प बन के उड़ रहा है तो हम इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पन। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी बर्तन में पानी रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, जल, और हम इसको गर्म नहीं कर रहे हैं, हम इसको गर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह धीरे धीरे क्या होता है, घटता चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ हमने इसको गर्म तो नहीं किया। पानी का क्वथनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस देंगे तभी यह खौलेगा, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस हम दिए भी नहीं है। कमरे का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ही है और फिर भी यह वाष्प के रूप में बदल रहा है। ठीक है, मतलब कि यह क्या है, वाष्पीकरण। क्या है, वाष्पीकरण या वाष्पन। जैसे आप कपड़ा पसार देते हैं धूप में, क्या होता है, क्या धूप से 100 डिग्री सेल्सियस मिलती है, नहीं, धूप से जितना भी तापमान मिलता है वह उस द्रव के क्वथनांक से कम मिलता है, लेकिन फिर भी वह क्या होता है, कपड़ा सूख जाता है। ठीक है, तो देखिए वो क्या है, वाष्पन है। ठीक है, मतलब कि किसी द्रव के क्वथनांक से कम ताप पर उसका वाष्प के रूप में बदलना, भाप बन के उड़ना वाष्पन कहलाता है। क्लियर। अब आगे वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक जो है वाष्पन को प्रभावित करने वाला है वह ताप में वृद्धि है। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक क्या है, ताप में वृद्धि। अगर आप ताप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, अगर गर्मी बढ़ती जाएगी तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, ज्यादा जल्दी वाष्पन होगा, है ना। तो वाष्पीकरण जो है ताप में वृद्धि पर निर्भर करता है। अगर ताप कम रहेगा तो वाष्पीकरण कम होगा, ताप ज्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे आप देखते हैं जाड़े के दिनों में जब धूप ज्यादा होता है तो कुहासा क्या होता है, खत्म हो जाता है जल्दी। जब सुबह धूप होती है तो कुहासा खत्म हो जाता है, वो जितने भी ओस की बूंदे होती है, जो कोहरा होता है, वह भाप बन के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो दिखाई नहीं देता। तो वाष्पीकरण की दर तेज कब हो जाएगी, ताप में वृद्धि होने पर। दूसरा है वायु के वेग पर। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि धूप तो है लेकिन हवा तेजी से चल रही है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। क्यों, क्योंकि वायु के वेग में अगर वृद्धि होगी, हवा का झोंका ज्यादा तेजी से चलेगा तो वाष्प को जल्दी उड़ा करके ले जाएगा, वाष्प को जल्दी उड़ा करके ले जाएगा। यही कारण है कि हम कोई खाने की वस्तु को पंखे से झलते हैं, हवा देते हैं तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें से जो वाष्प निकल रहा है उसको हम तुरंत वहां से हटाते हैं और ज्यादा वाष्प यहां से निकलते रहता है। ठीक है, तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है हवा के झोंके से। तो हवा का वेग ज्यादा तेज रहेगा तो वाष्पीकरण की दर तेज होगी, वाष्पन ज्यादा तेजी से होगा, और अगर धीमा रहा तो कम तेजी से, उमस का समय होगा। अगला आर्द्रता। आर्द्रता जो है वह भी प्रभावित करता है। पहले समझिए आर्द्रता क्या है। आर्द्रता का अर्थ है नमी। क्या होगा, नमी। आर्द्रता का अर्थ नमी। नमी मतलब कि वायुमंडल में जब जल की मात्रा बढ़ जाती है, वायुमंडल जैसे कि वायु है तो वायु भी कणों के रूप में है, अब इसमें जलवाष्प के कण भी आ जाए, जलवाष्प भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, नमी बढ़ जाएगी ना। जैसे वर्षा के समय में या कोहरा, जब कोहरा ज्यादा रहेगा तो वायु में क्या है, जल के कण है मौजूद, तो वायु में जल के कण मौजूद है, मतलब कि वहां पर जलवाष्प की मात्रा वायु में ज्यादा है, और जब जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में रहेगी तब हम उस स्थिति को कहेंगे आर्द्रता अधिक है। ठीक है, जबकि वायु जब पूरी तरह से जलवाष्प मुक्त रहेगा तब हम उसको कहेंगे कि वायु शुष्क है।
वायु शुष्क कब होगी? जब बहुत ज्यादा तेज धूप रहेगा, बहुत हवा बह रही होगी तेज, तो जल के जो कण होंगे वो वायुमंडल में नहीं रहेंगे, तो वायु पूरी तरह से शुष्क रहेगी। जबकि हवा ज्यादा तेजी से नहीं बह रहा है और पानी की मात्रा खूब है और धूप है भी, फिर भी जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में रहेगी। तो जब ज्यादा जलवाष्प रहेंगे वायुमंडल में, तो ये जो वाष्प निकल रहा है और यहाँ पर पहले से जलवाष्प ज्यादा मात्रा में है, तो आर्द्रता अगर अधिक होगी तो वाष्पन कम होगा। आर्द्रता से उल्टा संबंध है वाष्पन का, ठीक है। मतलब कि ज्यादा आर्द्रता रहेगी, ज्यादा नमी रहेगी, तो वाष्पन की दर क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। आर्द्रता कम होगी, नमी कम होगी, वाष्पन तेजी से होगा। वाष्पन क्या होगा? तेजी से, ठीक है। तो इन बातों को समझने के बाद ये सभी बातें जो है वो वाष्पीकरण को क्या करती है? प्रभावित करती है। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब हम अगला टॉपिक जो है हमारा, उससे काफी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं। टॉपिक है हमारा कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। आपको पता है कि आपने अब तक क्या सोचा है? आप ये सोचकर बताइए कि हम एक कप चाय लेते हैं, ठीक है, हम चाय लेते हैं, क्या चाय में से भाप निकल रहा है? चाय में से क्या निकल रहा है? वाष्प निकल रहा है, भाप निकल रहा है। तो आपको क्या लगता है, वो ठंडा हो रहा है कि गर्म हो रहा है? ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है? तो आप सीधा जानिए कि वाष्प निकल रहा है, अर्थात इसके अंदर का ताप गर्मी लेकर के निकल रहा है, ठीक है। वाष्प जो जा रहा है वो कहां से ऊर्जा ला रहा है? तो इसके अंदर जो गर्मी है, इस चाय के अंदर जो गर्मी है, उसी गर्मी से ना ये ऊर्जा लेकर के वाष्प के रूप में जा रहा है। तो जब आप कहीं से गर्मी ले लेंगे तो कैसा होगा? ठंडा हो जाएगा। तो जब वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण से वह पदार्थ क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। चाय को जब हम फूकते हैं तो वाष्पीकरण तेजी से होता है, तब वो ठंडा होता है। तो वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। और ये सिद्धांत कहां कहां लागू होता है आप समझिए। आपको पता है कुत्ते जीभ निकाल कर क्यों दौड़ते हैं? कुत्ते जीभ निकाल कर क्यों दौड़ते हैं? इसी में इसका जवाब मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं। तो वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। जैसे सुराही का पानी क्या होता है? ठंडा हो जाता है। क्यों? आप जब घर में, मिट्टी के घर में पानी रखेंगे तो ठंडा हो जाता है। इसका कारण समझिए। हमने यहाँ पानी रख लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि वाष्प जो मिट्टी का घड़ा है उसमें छोटे छोटे छिद्र हैं। क्या है? छोटे छोटे छिद्र है। और इन छिद्रों से यह जलवाष्प के रूप में जो इसके अंदर जो गर्मी है, क्या है? गर्मी, हम इसको ढके हुए हैं, ठीक। तो इनमें जो छिद्र हैं उससे ये जो जल के कण है वो बाहर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बाहर। और यहां से वाष्प बन के उड़ जाते हैं। क्या बन के उड़ जाते हैं? वाष्प बन के उड़ जाते हैं। और ये जो वाष्प बन के उड़ रहे हैं, ये गर्मी कहां से ले रहे हैं? तो ये गर्मी ले रहे हैं सुराही के अंदर वाले जल से। तो जब सुराही के अंदर वाले जल से गर्मी ले रहे हैं तो कहीं से आप गर्मी ले रहे हैं तो कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो यही कारण है कि सुराही का जल ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे जल के कण बाहर निकलते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। वाष्पीकृत होने के लिए वे जो जल के कण थे वो कहां से उष्मा ले रहे थे? सुराही के जल से। तो सुराही के जल से जब उष्मा ले लिया तो क्या हो गया? ये ठंडा हो गया, ठीक। अब देखिए हम अगला टॉपिक लेते हैं। तो आपको पता चल गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि एसीटोन या पेट्रोल को जब आप अपने हथेली पे रखते हैं तो ठंडक महसूस होती है। एसीटोन या पेट्रोल को जब आप अपने हथेली पे रखते हैं तो ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप हथेली पे पेट्रोल रखते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि पेट्रोल वाष्पीकृत होने में बड़ा जल्दी से वाष्पीकृत होता है। पेट्रोल, अल्कोहल, एसीटोन ये सब सामान्य ताप पर ही वाष्पीकृत होते हैं। तो भाप बन के तुरंत उड़ते हैं। आप जानते हैं कि पेट्रोल जल्दी वाष्पीकृत होता है, तो वो जल्दी से वाष्पीकृत होता है, वाष्प बन के उड़ता है। और वाष्प बन के उड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, मतलब कि गर्मी चाहिए। किसी चीज को भाप में बदलने के लिए गर्मी चाहिए ना। तो उष्मा कहां से लेगा? हमारी हथेली से। कहां से? हमारी हथेली से। तो हमारी हथेली से जो गर्मी लेता है, तो यहाँ से गर्मी ले रहा है, तो हमारे हथेली को कैसा महसूस होगा? ठंडक महसूस होगी। तो इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर जो होंगे वो यहाँ से निकलेंगे कि वाष्पन से क्या उत्पन्न होती है? तो ठंडक उत्पन्न होती है। इस बात को आप बढ़िया से समझ गए होंगे, हमको लग रहा है। हमने अब तक देखा कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। आपको पता है कि हमारे शरीर से जब पसीना निकलता है और जब हम हवा में जाते हैं पंखे के नीचे, तब भी हमको ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्या पंखा ठंडी हवा देता है? तो नहीं।
वहां पर होता क्या है कि हमारे शरीर पर जो पसीना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हमारे शरीर पे पसीना है, ठीक, हवा चलने से हमने बताया आपको कि हवा चलने पर वायु का जब झोंका आएगा तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी। तो जब हवा का झोंका आता है पंखे से तो हमारे शरीर की जो त्वचा है उस पर से जो पसीना है, जल, वो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ता है, और जब वो उड़ता है तो इसको क्या करता है, ठंडक देता है। क्या देता है? ठंडक देता है, इसलिए हमको ठंडक महसूस होती है। या हमारे शरीर के अंदर जब गर्मी बढ़ जाती है तो शरीर के अंदर जो जल है वह वाष्प के रूप में ग्रंथियों से, श्वेत ग्रंथियों से बाहर निकलता है, जिसके कारण शरीर के अंदर ठंडक महसूस होती है। तो पसीना क्यों निकलता है? शरीर को ठंडा रखने के लिए। पसीना क्यों निकलता है? शरीर को ठंडा रखने के लिए। और पंखे की हवा से जो हमारा शरीर ठंडा हो जाता है पसीना सूखने के कारण, वो भी किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। कुत्ते गर्मी के दिनों में जीभ निकाले हुए रहते हैं ना, तो इसका मुख्य कारण ये होता है कि उनके शरीर से ज्यादा मात्रा में जब वाष्पीकृत नहीं होता है, ठीक है, तो जीभ निकालते हैं, और जीभ पर अपने शरीर के जल संतुलन के कारण वे अपने जीभ से जल को वाष्पीकृत करते हैं, जिससे उनके शरीर में ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो ये सब प्रक्रिया जो है वो वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होने पर ही आधारित है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे क्वथनांक। क्या देखेंगे? क्वथनांक क्या होता है? तो देखिए, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है, उबलना प्रारंभ करता है, उसी ताप को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, जिस ताप पर कोई, मतलब वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है उसे हम क्या कहते हैं? उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम पानी को यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस तापमान दे रहे हैं, तो ये केवल वाष्पीकृत हो रहा है। क्या हो रहा है? इसमें से भाप निकल रहा है। हम जानते हैं पानी को गर्म करें तो वाष्प निकलेगा। लेकिन जैसे ही हम 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं, कितना देते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं, यह खौलने लगता है। क्या होने लगता है? खौलने लगता है या उबलने लगता है। ठीक है, तो यह इसको उबलने के लिए कितना ताप की आवश्यकता हुई? 100 डिग्री सेल्सियस की। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो हो गया वो जल का क्वथनांक हो गया, जल का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से अन्य द्रवों का क्वथनांक अलग अलग होता है। ठीक है, और निश्चित होता है। क्वथनांक क्या होता है? निश्चित। हम अगर 100 से 90 डिग्री सेल्सियस देंगे तब पानी नहीं खौलेगा, 100 से ज्यादा देंगे फिर भी उसका कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी क्या होगा? खौलेगा। ठीक है, तो क्वथनांक निश्चित होता है, क्वथनांक निश्चित होता है। ठीक है, आगे समझेंगे इसके बारे में हम आगे। अब देखिए, क्वथनांक पर दाब तथा अशुद्धियों का प्रभाव। क्वथनांक पर दाब तथा अशुद्धियों का प्रभाव, परिभाषा लिख जाइएगा क्वथनांक का, और यह भी लिख जाएगा कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल का 63 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से लिख जाइएगा। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहां से जितने प्रश्न बनते हैं और गलती भी होते हैं यहां से प्रश्न जब बच्चों को आते हैं, तो देखिए हम क्या करते हैं कि हम एक बर्तन लिए, ठीक है, इसमें कोई द्रव है, ठीक है, मान लेते हैं जल लेते थे, हमेशा जल लेना है, जल लेते हैं, इसको गर्म करना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं? गर्म। ठीक है, हमने गर्म करना शुरू किया तो इससे वाष्प निकल रहा है धीरे धीरे, मतलब इसके अंदर की गर्मी जो है वो वाष्प बन के क्या हो रही है? आसानी से उड़ रही है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर दाब बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहां से हम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान दे देते हैं और यहां से दबाव को बढ़ा देते हैं, मतलब एक ऐसा ढक्कन लगा देते हैं पिस्टन के तरफ और उसे दबा देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। तो जब पानी खौलेगा तो ज्यादा जगह लेगा, जब पानी खौलेगा तो क्या करेगा? ज्यादा जगह लेगा ना, वाष्प बन के जाएंगे आगे। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया? इसको घेर दिया, दबाव बढ़ा दिया। पहले ही नहीं था तो इसका वाष्प यहां तक जा सकता था, लेकिन जब दबाव लग गया है, जब दाब बढ़ गया है, ठीक है, जब इस पर दाब बढ़ गया है तो यहाँ पर क्या हो गया कि इसको खोलने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, या वाष्पीकृत होने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है, तो ये चाहेगा ना कि हम ऊपर जाएं।
चाहेगा कि ऊपर जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि इसको और ज्यादा ताप देंगे तब जाके खोलेगा, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ कि इसको और ज्यादा फैलाव प्राप्त करने के लिए और ज्यादा गर्मी चाहिए होगा, ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगा। तो ज्यादा ऊर्जा, इस द्रव को ज्यादा ऊर्जा देने के लिए हमको यहाँ इसको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तब ना ज्यादा ताप मिलेगा इसको, तभी जाके ये खोलेगा। अभी दाब बढ़ जाने के कारण खोल नहीं रहा है। तो दाब बढ़ाने के बाद हमको और ज्यादा तापमान देना पड़ रहा है। दाब बढ़ाने के बाद हमको और ज्यादा तापमान देना पड़ रहा है, मतलब कि क्वथनांक क्या हो रहा है, मान लेते हैं पहले 100 डिग्री सेल्सियस दे रहे थे, अब 5 डिग्री और देना होगा। तो अब पहले कितना था, जब दाब नहीं था तो 100 डिग्री सेल्सियस, दाब दे देने के बाद कितना हो गया 105 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए कि दाब बढ़ाने के बाद क्वथनांक बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस बात को नोट करेंगे कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। और यही सेम आंसर आप वहां दे सकते हैं जो आपसे पूछा जाएगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों। तो प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में ढक्कन बंद होता है, ठीक है, तो दाब वहां पर बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में दाब क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है, और दाब बढ़ने के कारण प्रेशर कुकर के अंदर क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ जाता है, और जब क्वथनांक बढ़ जाता है तो पहले चावल 100 डिग्री सेल्सियस पर ही खोल रहा था ना, जब इसके ऊपर ढक्कन नहीं था या दाब कम था। अब दाब जब बढ़ गया तो वहां पर उसको तापमान क्या मिल रहा है, लगभग 105 या 110। तो ज्यादा तापमान मिल रहा है तो क्या होगा, ज्यादा तापमान मिलेगा तो जो भी भोजन अंदर रखा हुआ है वो जल्दी सीज जाएगा ना, जल्दी गल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा ताप मिल जाता है तो खाना जल्दी बन जाता है, क्योंकि वहां पर क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ये चीज यहीं से रिलेट है, ठीक है, कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। अब बताइए आप कि दाब को घटाएंगे तब क्या होगा, दाब को घटाएंगे तब क्या होगा। तो दाब, जब दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है तो दाब घटाने पर क्वथनांक घट जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये धरती की सतह है, ठीक। एक आदमी यहाँ पर इस घर में रह रहा है और एक आदमी इस पर्वत के ऊपर रह रहा है, ठीक है। दो आदमी यहाँ इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। अब देखिए वायुमंडल को अगर हम ध्यान से देखें तो पूरी जगह पर वायुमंडल है ना, पूरा में वायुमंडल है ना। मान लेते हैं कि इतना तक वायुमंडल है, तो इस यहाँ पर जो भोजन बन रहा है, यहाँ पर के आदमी पर दबाव यहाँ से यहाँ, पूरे वायु का दबाव यहाँ है ना, और यहाँ वाला जो आदमी है उसको मात्र इतने वायु का दबाव है ना, इसके ऊपर मात्र इतना सा वायु है, इसके ऊपर इतना वायु है। तो ज्यादा वायु कहाँ, यहाँ, तो ज्यादा दबाव कहाँ, वायु में भार होता है तो दबाव कहाँ रहेगा, ज्यादा यहाँ। तो यहाँ जब दबाव ज्यादा है, यहाँ जब दबाव ज्यादा है तो यहाँ दबाव ज्यादा रहने के कारण यहाँ क्वथनांक अधिक होगा, यहाँ दाब कम है तो यहाँ क्वथनांक कम हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, यहाँ क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आदमी खाना बनाएगा, ठीक है, क्वथनांक कम गया, मतलब कि वायु का दाब घट गया तो क्वथनांक कम गया। तो पहले पानी यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ पर पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है तो यहाँ पानी 70 डिग्री सेल्सियस पर ही खौल जाएगा, यहाँ पर पानी 70 डिग्री सेल्सियस पर ही खौल जाएगा। अब सोचिए कि 70 डिग्री सेल्सियस पर पानी जब खोलेगा तो 70 डिग्री सेल्सियस कम ताप है, कम गर्मी है, और यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्मी है। तो यहाँ पानी के खौलने के बाद भोजन जल्दी पकेगा। यहाँ 70 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौल गया, मतलब कि यहाँ पर भोजन देरी से पकेगा। क्यों, क्योंकि कम ताप पर खौल गया पानी। यहाँ ज्यादा ताप पर खौला, जल्दी सीजेगा भोजन। यहाँ कम ताप पर ही पानी खौल गया, मतलब क्वथनांक क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ 100 है, यहाँ 70 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी खौल करके भोजन को बना रहा है। गर्मी कम है तो देर लगेगी, तो यहाँ खाना जल्दी पक जाएगा कि यहाँ खाना देरी से पकेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब या कोई भी दाब घटने से क्वथनांक घट जाता है, इसका प्रभाव खाना बनाने पर भी पड़ता है। क्लियर, चलिए अब इन चीजों को समझने के बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए और आप समझ भी गए होंगे। नहीं समझ में आता है तो आप एक बार और
पीछे करके देख सकते हैं और मैंने इसको अच्छी तरह समझा दिया है, तो इस बात पर एक लाइक बनता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और बढ़ते हैं हम आगे। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव हम देख चुके कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक पर अशुद्धियों का प्रभाव देखते हैं। देखिए पहले अकेला द्रव था, ठीक है, पानी, बस पानी ही पानी, पहले पानी। इसको क्या करते हैं हम कि गर्म कर रहे थे, तो इसको उबलने के लिए कितना तापमान चाहिए था, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसमें चीनी मिला दिए हैं, क्या मिला दिए हैं, चीनी, ठीक है। अब ये पानी पहले अकेले 100 डिग्री सेल्सियस ले रहा था, अब जो हम 100 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं वो चीनी में भी बढ़ रहा है। इस तरह से आप समझिए कि आप पहले पानी अकेले खौल रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पर, अब उसमें और कौन आ गया है, चीनी। तो खाली पहले पानी उष्मा ले रहा था, अब चीनी भी उष्मा लेगा ना, तो जब चीनी भी उष्मा लेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस में पानी को कम मिलेगा ना, कुछ तक चीनी भी ले लेगा। तो इसके लिए पानी को खौलाने के लिए हमको और तापमान देना पड़ेगा ना। अब पानी को खौलाने के लिए हमको और तापमान देना पड़ेगा, क्योंकि 100 में से कुछ भाग चीनी भी ले रहा है ना, तो हमको और तापमान बढ़ाना होगा। तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर खौल जाता था, और हमने जैसे ही इसमें चीनी मिला दिया या नमक मिला दिया या कोई बालू मिला दिया, अशुद्धि मिला दी, तो हमको और ज्यादा तापमान देना पड़ रहा है, मतलब कि क्वथनांक बढ़ाना पड़ रहा है। अशुद्धि मिला दिए, क्वथनांक बढ़ाना पड़ रहा है। तो अशुद्धि मिलाने पर, अशुद्धियां मिलाने पर क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अशुद्धियां मिलाने पर क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस बात को क्लियर वे में समझ जाइए, आपको ज्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है, बस इतना जान लेना है कि अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। यहाँ पर मैंने समझा दिया इस बात को। अब बढ़ते हैं आगे, हमने पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं ये पॉइंट्स। अब जो अगला पॉइंट होगा हमारा वो होगा वाष्पन और क्वथन में अंतर। वाष्पन और क्वथन में अंतर, देखिए वाष्पन और क्वथन हम आपको बताएंगे कि वाष्पन की क्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है। आपने पहले देखा है वाष्पन की क्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है, लेकिन क्वथन की क्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है, यहां नहीं होती है। तो क्वथन की क्रिया से ठंडक उत्पन्न नहीं होती है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट समझिए कि वाष्पन जो है वो सभी ताप पर संभव है। जैसे कमरे के ताप पर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर भी भाप बन के पानी उड़ता रहता है, हम बाहर कपड़ा पसार देते हैं, उसमें से पानी वाष्प बन के उड़ता रहता है। वो बाहर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है, कहीं पर 100 डिग्री मतलब कि कहीं पर 80 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वहां भी पानी भाप बन के उड़ रहा है। तो ये निश्चित ताप पर नहीं होता, 10 डिग्री सेल्सियस पर भी होगा, 50 डिग्री सेल्सियस पर भी होगा, 90 डिग्री सेल्सियस पर भी होगा वाष्पन। तो ये निश्चित तापमान पर नहीं होता है, इसके लिए निश्चित ताप नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए निश्चित ताप होना जरूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम देंगे तो क्वथन नहीं होगा, उबलेगा नहीं, केवल भाप बन के उड़ेगा। तो इसके लिए निश्चित ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये विशेष अंतर है, इसको आप क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो विशेष अंतर था वो हम समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा संघनन। क्या है, संघनन। तो संघनन समझते हैं। संघनन का अर्थ होता है कि जब कोई गैस ताप पा करके मतलब ठंडा होकर के पुनः द्रव में बदल जाए, पुनः कथी में बदल जाए, द्रव में बदल जाए, तो हम क्या कहेंगे, उसको संघनन कहेंगे। तब इस क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है, तो गैस का सीधा समझिए कि गैस का द्रव में बदलना। ठीक है, गैस का द्रव में बदलना। जैसे देखिए आप, पानी है, ठीक है, अगर इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएंगे तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएंगे तो क्या होगा,
यह बर्फ में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये तो दूसरी चीज का एग्जाम्पल हो गया। हम लेते हैं जलवाष्प। क्या लेते हैं? जलवाष्प। हम पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसमें से एक ढक्कन लगा दिया गया इस तरह से। ठीक है, और यहां पर एक मशीन लगा हुआ है जो कि फ्रीजर है, संघनक है, मतलब ठंडा करने वाला। तो यहां से गर्म करेंगे पानी को तो ये तो भाप बन के जाएगा। क्या बन के जाएगा? वाष्प बन के, भाप बन के। लेकिन यहाँ क्या है, जब यह ठंडा होगा, क्या होगा? ठंडा होगा, तो भाप ठंडा होने के बाद फिर क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। ठीक, तो गैस था पहले, अब क्या बन गया? जल बन गया, द्रव बन गया। तो गैस का द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं या आप समझ गए होंगे ऐसे, ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं था। ठीक है, अगला द्रवनांक। क्या है हमारा? द्रवनांक। द्रवनांक की परिभाषा समझिए कि वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ किसमें बदल जाएगा? द्रव में। देखिए, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है, उसे, उस ताप को क्या कहते हैं? द्रवनांक या गलनांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक। याद रखिएगा, द्रवनांक या गलनांक एक ही बात है। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि द्रवनांक और गलनांक के बारे में स्पेशल समझ आ जाएगा। तो गलनांक कहते हैं। अब देखिए, द्रवनांक क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं कि बर्फ है। क्या है? बर्फ ठोस है। क्या है? ठोस है। अब इसको हम अगर 0 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे तो अभी धीरे धीरे पिघल करके पानी बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा? पानी। तो पानी बन रहा है, ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? मतलब बर्फ का द्रवनांक है। बर्फ का द्रवनांक। याद रखेंगे कि बर्फ, पानी का जमनांक पूछे 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ का गलनांक पूछे या द्रवनांक पूछे 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, दोनों चीजें 0 डिग्री सेल्सियस ही हैं। आगे अगला पॉइंट है हमारा कि लोहा देख लेते हैं। लोहा का द्रवनांक कितना होगा? तो लगभग 1530 डिग्री सेल्सियस। लोहा ठोस है ना, इसको 1530 डिग्री सेल्सियस तापमान देंगे तो यह द्रव में बदल जाएगा, जल की तरह हो जाएगा। तो क्या हो गया? द्रव में बदल गया। तो कितना ताप लिया? 1530 डिग्री सेल्सियस। तो 1530 डिग्री सेल्सियस ही लोहा का क्या हो गया? गलनांक या द्रवनांक हो गया। बालू है, बालू ठोस है, इसको 1700 डिग्री सेल्सियस देंगे तो किसमें बदल जाएगा? पानी की तरह द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से बालू को 1700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, ठीक है, और तब जाके कांच बनाया जाता है। उसमें विभिन्न रंगों के, मतलब केमिस्ट्री में आगे हम देखेंगे कि हाँ, विभिन्न रंगों के कांच बनाने के लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं, कौन कौन से रसायन उसमें मिलाते हैं। चलिए अब देखेंगे हम आगे कि ये तो हो गया द्रवनांक। क्या हो गया? द्रवनांक। अब एक चीज आप समझ लीजिए, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और द्रवण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और द्रवण की गुप्त ऊष्मा, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। लेकिन एक प्रश्न बनता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से कि गर्म पानी से जलन हो, जब गर्म पानी की अपेक्षा अगर भाप से जलता है तो ज्यादा जलन महसूस होती है। गर्म पानी की अपेक्षा अगर भाप से जल जाए तो ज्यादा जलन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वाष्प के पास, इसका आंसर क्या होगा? वाष्प के पास गुप्त ऊष्मा होता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि उसके पास गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट। अब चलिए, अब हम बात करेंगे पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में। पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा हम ऊष्मा का अवशोषण देखते हैं। ऊष्मा का अवशोषण, इस चैप्टर के अनुसार ऊष्मा के अवशोषण में यह बताया गया है कि सफेद सतह, मतलब सफेद रंग जो होते हैं वो ऊष्मा के परावर्तक होते हैं। अगर कोई सफेद सतह है, ठीक है, या सफेद कपड़ा है, तो ये प्रकाश के क्या होंगे? परावर्तक होंगे। ऊष्मा के क्या होंगे? परावर्तक होंगे।
मतलब अगर हमने सफेद कपड़ा पहना है तो प्रकाश से उष्मा जो आएगी वो उष्मा यहाँ से टकरा करके फिर वापस चली जाएगी, जिससे अंदर उष्मा प्रवेश नहीं करेगी तो गर्मी कम लगेगी ना। तो यहाँ पर ये कपड़ा जो है सफेद कपड़ा वो कम गर्म होगा, जबकि काला जो होगा उष्मा का अवशोषक होगा। काला सतह कैसा होगा? उष्मा का अवशोषक। तो काला सतह उष्मा का अवशोषक होता है या काले रंग का कपड़ा उष्मा का अवशोषक होता है, जबकि सफेद रंग का कपड़ा या सफेद सतह जो होता है वो उष्मा का परावर्तक होता है। उष्मा को अवशोषित नहीं करता है, ये उष्मा को अवशोषित कर लेता है। इसलिए हमें गर्मी के दिनों में सफेद रंग के वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है या हल्के रंग की वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। क्लियर? चलिए अब हम आगे देखते हैं। एक चीज और जान लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है सफेद सतह होना चाहिए, चिकना सतह भी उष्मा का परावर्तक होता है। ठीक है, चिकना सतह अगर कोई ये जैसे ये एकदम चिकना है, ठीक, तो ये उष्मा का परावर्तक होगा, ये जल्दी गर्म नहीं हो। ठीक है, लेकिन यही अगर काला बोर्ड हम रख दे, ठीक, धूप में दोनों बोर्ड को रख देते हैं, इसको भी और काले बोर्ड को भी। ठीक है, तो ये सफेद है और चिकना है और वो काला होगा और वो भी चिकना होगा, तो वो पहले गर्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सफेद भी है चिकना भी है, जल्दी गर्म नहीं होगा। तो सफेद और चिकना सतह जो होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, उष्मा का अवशोषण नहीं करता है, जबकि काला और खुरदुरा सतह जो होता है वो उष्मा को जल्दी अवशोषित करता है। इस बात को आप लिखिए, पूछता है क्वेश्चन में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? प्लाज्मा। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, प्रश्न बस ये इतना ही बनते हैं कि सूर्य जब प्रकाश देता है या कोई बल्ब तुरंत जब जलता है जिस समय, उस समय जलने के समय जो उसके नजदीक की जो अवस्था होती है, जो जिसके कारण वो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, वो कौन सी अवस्था होती है? तो प्लाज्मा होती है। और पांचवी अवस्था कौन सी है? तो पांचवी अवस्था है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लिख जाएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इनका नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्यों रहा? देखिए सबसे पहले आता है नाम सत्येंद्र बोस का। सत्येंद्र बोस, इन्होंने एक संकल्पना दी कि पदार्थ की पांचवी अवस्था बन सकती है और इन्होंने कुछ लेख लिखा, प्रतिपादित किया कि हाँ इस तरह से बनाया जा सकता था, पदार्थ की पांचवी अवस्था हो सकती है। तो संकल्पना किसने दी? सत्येंद्रनाथ बोस ने, मतलब सत्येंद्र बोस ने। और आइंस्टीन ने बाद में जब इनके शोध को पढ़ा तो इन्होंने हामी भर दी, इन्होंने क्लियर कर दिया कि हाँ ऐसा बनेगा, ऐसा पांचवी अवस्था बन सकती है। और बाद में अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर के उनके शोध पर काम किया और पदार्थ की पांचवी अवस्था को बनाया, और जिसका नाम हुआ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इस तरह से यह बेसिक केमिस्ट्री का मतलब कि पहला वीडियो है, ये दूसरा वीडियो है। अब तीसरी वीडियो में भी मैं तत्व, यौगिक मिश्रण, विलेयता से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, घुलनशीलता क्या है, विलेयता प्रतिशत, ये सब जो है, इन चीजों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद एक बेस्ट टॉपिक है जो बार बार परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे कहते भी है बनाने के लिए, वो वीडियो होगा परमाणु चैप्टर, परमाणु, अणु और आयन, फिर होगा परमाणु स्ट्रक्चर, फिर आगे हम ले जाएंगे एक संपूर्ण बेहतर तरीके से हम ले जाएंगे इस वीडियो को, जिसमें आप एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझेंगे और आपका संपूर्ण केमिस्ट्री जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद, वीडियो को शेयर करें।